हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का टॉपिक है रेस्पिरेशन। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशंस के बारे में कि प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो जो न्यूट्रिशंस हम लेते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है और ब्रेक होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हमने पढ़ा कि वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में फाइनली रिलीज़ हो जाती है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है और फिर वहाँ से हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो विलाई माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू वो ब्लड में पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और फिर क्या होगा, जब वो ग्लूकोज हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर वो उस ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है हर एक सेल तक होता है, यानी कि वो ब्लड के थ्रू हर एक टिश्यू और एक ऑर्गन तक वो ग्लूकोज पहुंचता है और फिर वहाँ पर उस ग्लूकोज की फर्दर ब्रेक डाउनिंग होती है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो दो टर्म्स यहाँ पे आते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। कि ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग एक फिज़िकल प्रोसेस, एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस और अगर हम ऑक्सीजन या कोई भी एयर जो हम एक्सेल कर रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे कुछ और होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है, ये एक मल्टी स्टेप एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। इट इज़ अ मल्टी स्टेप एंजाइम मेडिएटेड। दैट मीन्स क्या कि इसके लिए एंजाइम्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि विदाउट एंजाइम्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो एंजाइम मेडिएटेड बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसके अंदर हो रहा है, तो लिविंग सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। और इस ब्रेकडाउन के दौरान क्या हो रहा है, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ हो रही है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हमारे बॉडी में चलता रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। हम सांस लेते रहते हैं और ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहता है और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो यही है रेस्पिरेशन कि ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउनिंग हो जाती है सेल के अंदर, तो रेस्पिरेशन क्या है, ये एक सेलुलर प्रोसेस है, यानी कि ये सेल के इनसाइड होता है। एक पार्टिकुलर हम जानते हैं कि जब रेस्पिरेशन हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो उससे हमारे माइंड में एक इमेज आता है लंग्स का, कि लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। बट लंग्स एक प्लेटफॉर्म है ऑक्सीजन सप्लाई करने का। रेस्पिरेशन जो होगा वो हर एक सेल और टिश्यू के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हम किसे कहते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका ब्रेकडाउन होता है, जो ब्रेकडाउन मतलब विच अंडरगोज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, जैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउनिंग हो रही है तो ग्लूकोज टूट रहा है, तो जो भी टूटेगा, जिसकी ब्रेकडाउनिंग होगी उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, आज अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये मेरे मसल्स का मूवमेंट, हम जो बोल रहे हैं उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, मेरे जो हाथ ऊपर उठ रहे हैं उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, मतलब यूज़ हो रही है। तो हर एक फंक्शन जो ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी जो है फूड की ब्रेक डाउनिंग से जो एटीपी रिलीज़ होता है उसी एटीपी से हमें मिलता है। तो जो भी एनर्जी जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, वो एनर्जी स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। जैसे हर एक चीज़ की एक करेंसी होती है, हमारे कंट्री में भी कॉइन क्या है, करेंसी है। कोई भी चीज़ ख़रीदना हो, बेचना हो तो हम करेंसी पे ही डिपेंडेंट हैं। तो हमारे बॉडी में क्या है, एटीपी एक एनर्जी करेंसी, हर एक काम हमारा एटीपी पे डिपेंड है। कोई भी ऐसा फंक्शन ह्यूमन बॉडी में विदाउट एटीपी नहीं होगा, बहुत सारे फंक्शन एटीपी के बगैर नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है और रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, कि विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिक्स हुआ, बट इस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बहुत लार्ज प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, तो ये हमें हायर क्लासेस में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये समझेंगे कि एंजाइम्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, ये ऐसे ही नहीं ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड H2O में ब्रेक हुआ और क्या मिला हमें,
38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिले, और यही एटीपी हमारे बॉडी में इस एनर्जी करेंसी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है, जिससे हमें फर्दर जो भी हम मूवमेंट कर पाते हैं वो इसी एटीपी के हेल्प से कर पाते हैं। तो एटीपी जो है यूज़ होता है क्या, डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन में। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, चलना फिरना, बोलना, उठना, वॉट एवर, या हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, या नर्व का कंडक्शन ही हो रहा है, नर्व के मैसेज ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एटीपी के विदाउट मुमकिन नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एटीपी। तो एटीपी क्या है हम इसे समझेंगे। व्हाट इज़ एटीपी? तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यानी फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एडीपी से बनता है, मतलब डाइफॉस्फेट। यहाँ ये ट्राइफॉस्फेट है, फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये डाइफॉस्फेट यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, प्लस फॉस्फेट। तो एक डाइफॉस्फेट यानी ये 2 फॉस्फेट, और एक ये 3 फॉस्फेट हो गया यानी कि ट्राइफॉस्फेट। तो ये किससे मिलकर बना है, एडीपी से प्लस फॉस्फेट से। तो ये होता है क्या है, हमारे बॉडी में ये एडीपी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और ये इस एडीपी के साथ ये जो फॉस्फेट है ये क्या होता है, कंबाइन करता है, तो एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर जब इस एटीपी से ये फॉस्फेट अलग होता है तो एडीपी बन जाता है, और फिर ये फॉस्फेट बन जाता है, और ये जो यही अलग होता है तो इसी से बहुत सारा जो है अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है एक एटीपी के ब्रेक होने से, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये है एटीपी कि एटीपी किस तरह से ब्रेक होता है और हमें कैसे एनर्जी मिलता है, क्यों ये एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी लिविंग जो भी कार्यक्रम चल रहा है हमारी बॉडी में, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, एटीपी के। विदाउट एटीपी हम अपनी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, रेस्पिरेटरी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा रेस्पिरेटरी सबस्टेंस अवेलेबल रहेगा तो उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। अगर रेस्पिरेटरी सबस्टेंस यानी कि ग्लूकोज अवेलेबल नहीं रहेगा तो क्या होगा, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हमें टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, अपने टाइम पे खाना खाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिलती रहेगी। तो जब क्या होता है हमारी बॉडी कभी कभी जो है ब्रीदिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, हम बहुत ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। जब हम बहुत दौड़ते हैं या बहुत कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर चढ़ते हैं, तो जब कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमें एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी के दौरान क्या होता है, वो ग्लूकोज ब्रेक होता है। तो हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को सप्लाई हो और वो जो है ग्लूकोज को ब्रेक करे और हमें एनर्जी सप्लाई करे। इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि जब हम दौड़ते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हैं, कभी ऊपर 3 माले या 4 मंजिलों पर चढ़ जाते हैं तो थक जाते हैं। तो इसी तरह से ये सारा जो प्रोसेस है वो होता है। तो ये जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में होता है। जितने भी हायर एनिमल्स हैं, यानी कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन का एक ख़ास मैकेनिज़्म डेवलप होता है, किसी के सरफेस से होता है। तो अभी हमें हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं उनमें ये जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। तो सबसे पहला रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इट इज़ जस्ट फिज़िकल प्रोसेस। सांस लिया और सांस छोड़ दिया, यानी इनहेल एंड एक्सेल। जो हम कॉन्स्टेंटली 24/7 ये जो काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और CO2 को एक्सेल कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है ब्रीदिंग से, यानी कि ऑक्सीजन इनटेक से। कोई भी काम हम फैक्ट्री शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्रोडक्ट को डालते हैं जो उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरा रेस्पिरेशन का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑक्सीजन।
तो स्टार्ट होगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस ब्रीदिंग से, क्योंकि ब्रीदिंग के थ्रू ही हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और साथ ही साथ CO2 को एक्सेल कर देते हैं, क्योंकि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसी के साथ साथ CO2 का फॉर्मेशन भी होता है, जो बॉडी से बाहर निकलना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ब्रीदिंग के थ्रू हो गया। तो ब्रीदिंग का फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है। तो अब इसके बाद क्या होगा, वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो वो ऑक्सीजन हमारे ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद अल्वेओलाई में जाता है। वो आगे हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, ये ब्रीदिंग के बाद स्टार्ट होगा और इसका मतलब क्या हुआ, जो रेस्पिरेटरी गैस है वो रेस्पिरेटरी सरफेस तक चला जाएगा, यानी कि जो हमने ये ऑक्सीजन इनहेल किया है वो इनहेल के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, हमारा एल्वेओलाई यानी लंग्स के अंदर वो चला गया है। अभी वो लंग्स में है, अभी ऑक्सीजन कहाँ है, लंग्स में। उसे जाना कहाँ है, सेल के अंदर जाना है, क्योंकि वहाँ लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू RBC पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, वो उसको बाइंड करेगा और पूरे बॉडी में पहुँचाएगा। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया था, तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, वो ऑक्सीजन अभी रेस्पिरेटरी सरफेस यानी लंग्स के पास पहुँचा है। तो इतने को हम कहेंगे इस प्रोसेस को एक्सटर्नल। इंटरनल क्या कहेंगे कि जब लंग्स के पास आ गया ऑक्सीजन, अब वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होगा, यानी ब्लड उसको बाइंड करेगा, RBC पे जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसको बाइंड करेगा और बाइंड करके कहाँ ले जाएगा, टिश्यू सेल तक ले जाएगा। हर एक सेल में रेस्पिरेशन होना है, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, गैस का एक्सचेंज हो जाएगा टिश्यू लेवल पे, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स है उनमें ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये एक्सचेंज हो जाएगा गैस का, यानी कि अब जो ऑक्सीजन है वो सेल तक या टिश्यू तक पहुँच गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो यही एक एक्चुअल, यहीं पे क्या होगा, सेल के अंदर ही एक्चुअल ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का, ठीक है, जो लिविंग सेल्स के अंदर होगा। इसे हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये किस तरह से होता है, किस तरह से ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलता है और कैसे वो ब्रेक होता है, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका स्टेप्स किसका, रेस्पिरेशन का। तो ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कहाँ गया ऑक्सीजन, लंग्स में गया, रेस्पिरेटरी सरफेस पे गया, फिर इंटरनल सेल्स के अंदर गया और वहीं पर क्या हुआ, उसकी एक्चुअल ब्रेकडाउनिंग हुई। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि प्लांट्स में अगर हम कहें तो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और क्या होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या कर रहा है, प्लांट्स तो ग्लूकोज बना रहा है, तो इसलिए वहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं होता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक डिफरेंस देखेंगे कि रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज बनता है, और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक होता है। इसमें ATP यूटिलाइज होती है, इसमें ATP चाहिए और इसमें ATP रिलीज होती है। तो इसलिए ये दोनों एक अपोजिट प्रोसेस है, ये प्लांट्स में होता है और ये एनिमल्स में होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम वो देखेंगे। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस किसको हम कहते हैं, ये एक सिंथेटिक प्रोसेस है। मतलब जब किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिज्म में कोई चीज़ें सब्सटेंस मिलते हैं और आपस में एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको ये एक सिंथेटिक प्रोसेस है, ठीक है, सिंथेटिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि इसमें ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक होता है, तो ये इट इज़ अ ब्रेकडाउन प्रोसेस। इसमें सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस हमें यहीं से मिल गया, इट इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है, वहाँ पे वो ब्रेकडाउन होता है। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें चूँकि चीज़ें बननी है, एक नया सब्सटेंस बनना है, तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी यूटिलाइज्ड।
ठीक है। और इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो कौन सी एनर्जी, एटीपी, ठीक है। इसमें एटीपी यूटिलाइज होगा और इसमें एटीपी रिलीज होगा। कितनी एटीपी इसमें रिलीज होती है, 38 एटीपी रिलीज होती है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। हम जानते हैं कि प्लांट लाइट एनर्जी सनलाइट का यूज़ करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को लिबरेट करता है, ठीक है, लिबरेट which is utilized in other forms। मतलब क्या कि ये केमिकल एनर्जी को लिबरेट करता है, जो एनर्जी क्या होती है किसी अदर फॉर्म्स में यूज़ हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो हमने बताया आपको कि इस एटीपी का यूज़ हम बहुत सारे बॉडी में जितने मूवमेंट्स होते हैं, जितने भी सिंथेसिस होते हैं, उन सब में ये एटीपी यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, दूसरे फॉर्म्स में यूटिलाइज हो जाती हैं ये केमिकल एनर्जी। बट ये केमिकल एनर्जी यहाँ यूटिलाइज नहीं होती है, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये डे टाइम में आता है, अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। और हम जानेंगे कि हम जानते ही हैं कि ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस 1 सेकेंड के लिए भी नहीं रुकता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो इट अकर्स एट ऑल टाइम, अकर्स एट ऑल टाइम। और क्या इन सारे प्रोसेस के दौरान क्या करता है, ये जो है इट लिबरेट ऑक्सीजन, यानी इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है और CO2 यूटिलाइज होता है, एंड CO2 यूटिलाइज्ड, ठीक है। यानी ऑक्सीजन इसका एंड प्रोडक्ट होता है जो ये बाहर निकाल देता है। और उल्टा रिस्पिरेशन में इसी का जस्ट अपोजिट होगा, ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा ऑक्सीजन, कंज्यूम ऑक्सीजन एंड लिबरेट CO2, जस्ट अपोजिट प्रोसेस है ये। तो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट जो लास्ट में बच गया, जिसका कोई काम नहीं है, यानी जो ग्लूकोज प्लांट बनाया है, क्या वो ग्लूकोज प्लांट के किसी काम का है, क्या प्लांट उसको यूज़ करता है उस ग्लूकोज को, नहीं, उस ग्लूकोज को हम ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। तो अब तक हम पढ़ते थे कि ऑक्सीजन इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों ही जो है वो एंड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या एंड प्रोडक्ट होता है, CO2 एंड H2O इज द एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो दीज आर द सम डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो आज हम लोगों ने जाना कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें ग्लूकोज बनता है, और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक होता है। तो ये एक ब्रीफ लेक्चर था रेस्पिरेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल में जानेंगे। अभी ह्यूमन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।